नमस्कार साथियों, आज हम सप्तऋषि एस्ट्रो चैनल पर मकान की कुंडली के बारे में चर्चा करेंगे। हमारी कुंडली के 12 घर आखिर हमारे मकान के बारे में क्या कहते हैं, कैसी स्थिति में होगा हमारा मकान, कैसा होगा, किस रूप में बना होगा, उसकी जमीन कैसी होगी, वो कहाँ किस एरिया में स्थित होगा, अच्छे एरिया में स्थित होगा, बुरे एरिया में स्थित होगा, सुंदर दिखेगा, सुंदर नहीं दिखेगा, ये सब बातें हम अपनी जन्म पत्री के माध्यम से पता लगाएंगे। आखिर हमारी जन्म पत्री में कौन कौन से योग हैं, ऐसे कैसे योग हैं जो हमें उस तरह का मकान प्राप्त होगा। 12 ही खाने इस बार जन्म कुंडली के 12 खाने इस बात को प्रदर्शित करते हैं हमारी जन्म पत्री के कि हमारा मकान किस तरह से होगा। हर आदमी चाहता है कि मेरा मकान अच्छा हो, एक मकान हो हमारे, अच्छा हो, सुंदर हो, अच्छी जगह हो। इसके बावजूद भी हमारी जन्म पत्री हमें कैसा मकान दिलाएगी, कैसा घर होगा, किस अवस्था में होगा, उसकी क्या अवस्था होगी, ये सब बातें हमारी जन्म पत्री के माध्यम से मालूम होती है। जन्म पत्री के 12 खाने और 9 ग्रह इस बात को सूचित करते हैं कि हमारा मकान किस प्रकार का होगा। सबसे पहले हम लेते हैं लगन, पहला खाना, जन्म पत्री का पहला घर। पहले घर से हम अपने मकान की 4 दीवारी मालूम करेंगे। 4 दीवारी का मतलब मकान का डंडा, जिसे हम 4 दीवारी कहते हैं, मुख्य दरवाजा, चौतरफ का जो डंडा होता है मकान का, उससे उस डंडे का प्रतिनिधित्व जन्म पत्री का पहला घर करता है। अगर यहाँ पापी ग्रह हैं, अशुभ ग्रह हैं, तो मकान की 4 दीवारी अच्छी नहीं होगी, टूटी फूटी होगी, बेकार होगी, भद्दी दिखेगी। अगर यहाँ शुभ ग्रह है तो मकान की 4 दीवारी सुंदर दिखेगी, अच्छी होगी। और पहले घर से ही हम मकान का ड्राइंग रूम या बैठक देखते हैं। ड्राइंग रूम या बैठक से तात्पर्य है कि जहां हम बाहर से आने वाले मेहमानों को बिठाते हैं तथा उनके साथ वार्तालाप करते हैं। तो पहला घर हमारे मकान का ड्राइंग रूम या बैठक भी होता है, और पहला घर से हम मकान की 4 दीवारी भी देखते हैं। इसके शुभ होने पर मकान की 4 दीवारी और हमारा ड्राइंग रूम और बैठक अच्छी होगी, शुभ होगी। और पापी ग्रह या शत्रु ग्रह बैठने पर यह स्थिति खराब हो जाएगी। दूसरे घर से हम मकान की स्थिति दूसरे जन्म पत्री के दूसरे घर से हम ये देखते हैं कि हमारा मकान छोटा होगा, बड़ा होगा या दुकान जैसा होगा। अर्थात हमारा मकान बहुत बड़ा होगा, एकदम छोटा होगा, या दुकान ही होगी, दुकान जैसा ही होगा, छोटा सा। तो दूसरे घर से हमारी जन्म पत्री के दूसरे खाने से हमें यह पता लगता है कि हमारे मकान की स्थिति बड़ी होगी या छोटी होगी, उसका वर्गफल बड़ा होगा या छोटा होगा। अगर दूसरे घर में शुभ ग्रह हैं, अच्छे ग्रह हैं, तो मकान बड़ा होगा। और अगर दूसरे घर में पापी ग्रह या अशुभ ग्रह बैठे हैं तो मकान छोटा होगा और उस दुकान जैसा होगा। ये हम अपनी जन्म पत्री के दूसरे खाने से पता लगा सकते हैं। पहला घर जो है मकान की पूर्व दिशा को दर्शाता है मकान की, और दूसरा घर जो है मकान की उत्तर और पश्चिम की दिशा को प्रदर्शित करता है। उत्तर और पश्चिम की दिशा को प्रदर्शित करता है दूसरा घर। अब हम तीसरे घर के बारे में बताएंगे कि हमारी जन्म पत्री का तीसरा घर क्या कहता है कि हमारा मकान की स्थिति कैसी होगी। जन्म पत्री का तीसरा घर मकान के अंदर रखे आराम के सामान से है। अब कि हमारे मकान के अंदर किस तरह के आराम के सामान होगा। अगर तीसरे घर में शुभ ग्रह हो, शुभ ग्रह की दृष्टि हो, शुभ ग्रह बैठे हो, तो मकान के अंदर आराम की सुख सुविधाएं अच्छी होगी, बढ़िया होगी, पर्याप्त मात्रा में होगी।
अगर यहाँ पापी ग्रह हो, अशुभ ग्रह हो, तो मकान के अंदर जो है आराम के साधन काफी मात्रा में कम होंगे और अशुभ होने पर इन साधनों की कमी रहेगी। अर्थात तीसरे घर अगर हमारा पापी है, अशुभ है, तो जन्मपत्री के अंदर तो मकान के आराम के सुख सुविधाओं की कमी होगी। और अगर शुभ है तीसरा घर, जन्मपत्री का तीसरा घर जिसे हम पराक्रम भी कहते हैं, अगर वो शुभ है तो वहां मकान के अंदर आराम के सामान अधिक होंगे और पर्याप्त मात्रा में होंगे और हम साधन काफी मात्रा में होंगे और हम उनसे आराम प्राप्त करेंगे। चौथा घर जो है जन्मपत्री का, ये प्रदर्शित करता है कि हमारे मकान के अंदर हम पानी कहाँ रखेंगे। कुआं और ट्यूबवेल को भी जो है ये प्रदर्शित करता है। तीसरा घर जो है मकान का तीसरा घर कोना, जन्मपत्री का तीसरा घर इस जो है दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है। मकान जो जन्मपत्री का तीसरा घर है वो दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है। हमारे मकान की दक्षिण दिशा इसको तीसरा खाना प्रदर्शित करता है, उसमें रखे आराम के सुख साधनों को प्रदर्शित करता है। पांचवा घर जो है मकान के अंदर, जन्मपत्री का पांचवा घर हमारे मकान के अंदर आने वाली हवा और रोशनी को प्रदर्शित करता है। अगर पांचवा घर अशुभ है, पापी है, शनि राहु जैसे पापी ग्रह बैठे हैं, तो मकान के अंदर हवा और पानी की, हवा और रोशनी की मात्रा कम रहती है। अगर पांचवा घर हमारी जन्मपत्री का शुभ है तो मकान के अंदर हवा और रोशनी के पर्याप्त साधन होंगे, अर्थात हमारे मकान के अंदर हवा और रोशनी पर्याप्त मात्रा में प्राप्त होगी। पांचवें घर से हम मकान के अंदर किताबें, जो पढ़ने की किताबें हैं वो भी प्रदर्शित करता है, अर्थात हम मकान के अंदर किताबें कहाँ रखेंगे, कैसी अवस्था में होगी, ये भी हमारा मकान जन्मपत्री का पांचवा घर प्रदर्शित करता है। इसके अशुभ होने पर हवा रोशनी और हवा जो है कम होती है, अशुभ होने पर हवा रोशनी पर्याप्त मात्रा में मिलती है और हमारे मकान के अंदर किताबें जहाँ रखते हैं हम, वो व्यवस्था भी एकदम सही होती है, शुभ होती है। छठा घर, जन्मपत्री का छठा घर हमारे मकान की स्थिति को यह दर्शाता है कि हमारे मकान के अंदर बेसमेंट की क्या स्थिति है, बेसमेंट होगा या नहीं होगा, बेसमेंट की क्या स्थिति है। बेसमेंट या ऐसी जगह जहां मकान के अंदर जमीन के नीचे खड्डा खोद के पुराने जमाने में रुपया पैसा या गहने वगैरह रखे जाते थे, उस स्थान को भी प्रदर्शित करता है। हमारी जन्मपत्री का छठा घर हमारे मकान की स्थिति को प्रदर्शित करता है कि हमारे मकान के अंदर बेसमेंट किस अवस्था में होगा, कैसा होगा, और जो जमीन के नीचे धन वगैरह रखने का पुराने जमाने में जो रखते थे लोग, उसकी स्थिति कैसी होगी, यह हमारी जन्मपत्री का छठा घर प्रदर्शित करता है। ये छठा घर जो है उत्तर दिशा का कारक होता है हमारे मकान की, छठा घर हमारे मकान की उत्तर दिशा का कारक होता है। अब हम मकान के सातवें घर के, हम जन्मपत्री के सातवें घर के बारे में विचार करते हैं। हमारी जन्मपत्री का सातवां घर हमारे जन्म की स्थिति की जगह कैसी होगी, इस स्थिति का हम आकलन कर सकते हैं कि हम जहां पे हमने जन्म लिया वो स्थान कैसा था, कैसा है, उस स्थिति के बारे में हम सप्तम भाव से विचार कर सकते हैं। हमारी जन्मपत्री के सप्तम भाव से हम ये भी विचार कर सकते हैं कि हमारी लड़कियों के रिश्तेदारों का मकान की स्थिति कैसी होगी, हमारी लड़कियों के रिश्तेदारों के मकान की स्थिति कैसी होगी, अर्थात हमारी लड़की के ससुराल के मकान की हालत कैसी होगी, ये हम हमारी जन्मपत्री के सातवें घर से मालूम कर सकते हैं। ये जो सातवां घर है वो दक्षिण और पश्चिम दिशा का प्रदर्शित करता है हमारी मकान को। साथियों, जन्मपत्री का आठवां घर जिसे हम मृत्यु भाव भी कहते हैं, हमारी जन्मपत्री का आठवां घर हमारे मकान की कैसी स्थिति प्रदर्शित करता है कि हमारा मकान किस अवस्था में होगा। ये दक्षिण दिशा को प्रदर्शित करता है हमारे मकान की, और मकान की छत, और हमारी मकान की छत कैसी होगी, और खाना बनाने की जगह जहां
आग रखी जाती है, जहां आग होती है, उस स्थान को 8वां घर हमारी जन्म पत्रिका प्रदर्शित करता है। और मकान की स्थिति के बारे में भी 8वां घर बहुत मात्रा में प्रदर्शित करता है। इस घर में यानी मकान 8वें घर से जन्म पत्रिका 8वें घर से हम ये जान सकते हैं कि हमारा मकान जो है शमशान की भूमि जैसा होगा या वीराना होगा। शमशान की भूमि 8वें घर से हमारी जन्म पत्रिका 8वें घर से हम ये पता लगा सकते हैं कि हमारा मकान शमशान की भूमि जैसा होगा या वीराना होगा, या इस घर में बहुत अच्छा हो जाने, या 8वां घर हमारी जन्म पत्रिका बहुत अच्छा हो जाने पर हालत में हमारा मकान किसी अच्छी जगह पर स्थित होगा। 8वां घर ये प्रदर्शित करता है कि हमारा मकान किसी अच्छी जगह स्थित होगा, या शमशान या वीराने में होगा, या एक अच्छी जगह स्थित होगा। और 8वां घर अच्छा होने पर मकान अच्छी जगह स्थित होगा और उसमें रौनक की मात्रा बहुत अच्छी मात्रा में पाई जाएगी। अगर 8वां घर हमारी जन्म पत्रिका शुभ है तो कि हम उस मकान में जो है अच्छी हालत स्थिति में होगा और उसमें रौनक की मात्रा बहुत ज्यादा पाई जाएगी शुभ होने पर। और अशुभ होने पर शमशान और वीराने जैसा मकान लगेगा। 9वां घर धर्म स्थान कहते हैं जहां हमारी जन्म पत्री में, वो हमारे मकान की क्या दिशा प्रदर्शित करता है। 9वें घर से हम हमारे मकान के अंदर बैठ के जहां पूजा स्थान रखते हैं उसको प्रदर्शित करता है कि 9वें घर से हमारा पूजा, जहां हम मकान के अंदर बैठ के पूजा स्थान है हमारा, वो कैसा होगा उसको दर्शाता है। और ये बाहर जहां हम दूसरे मंदिरों में पूजा करने जाते हैं वो मंदिर भी कैसा होगा, उस स्थिति को भी 9वां घर जो है दर्शाता है कि हमारा धार्मिक स्थान कैसा होगा। 9वां घर इस बात को भी, हमारी जन्म पत्री का 9वां घर इस बात को भी प्रदर्शित करता है कि हमारा मकान वर्गाकार होगा, आयताकार होगा या त्रिकोणा होगा। इससे ये भी हम हमारे जन्म पत्री के 9वें भाव से जान सकते हैं। साथियों, मकान का 10वां घर इस बात को प्रदर्शित करता है, मकान का जन्म पत्री का 10वां घर इस बात को प्रदर्शित करता है कि उस मकान में लोहा, ईंट, पत्थर, मलबे की मात्रा क्या होगी, कैसी होगी। और ये पश्चिम दिशा का कारक है। और मकान जन्म पत्री का 10वां घर हमारे मकान की ये स्थिति बताता है कि हमारे काम में आने वाली मकान के अंदर जो मशीनें हैं, जो हम मशीनें रखते हैं हमारी सुविधाओं के लिए, उनकी स्थिति को भी मकान का जन्म पत्री का 10वां घर प्रदर्शित करता है। अब लेते हैं हम मकान जो है जन्म पत्री का 11वां घर हमारे मकान की क्या स्थिति प्रदर्शित करता है। हमारी जन्म पत्री का 11वां घर हमारे मकान की क्या स्थिति प्रदर्शित करता है। मकान जन्म पत्री का 11वां घर हमारे मकान की बाहरी शोभा का कारक है। बाहर से देखने पर मकान सुंदर लगेगा, अच्छा लगेगा, या अमीर आदमी जैसा लगेगा, या भद्दा लगेगा, या गरीब आदमी जैसा लगेगा। ये जो है हम मकान के हमारी जन्म पत्री के 11वें घर से देख करके पता लगा सकते हैं। क्या पता लगा सकते हैं 11वें घर से? कि हमारा मकान देखने में बाहर से देखने में सुंदर लगेगा, अमीर आदमी जैसा लगेगा, या गरीब आदमी जैसा लगेगा, या अशुभ लगेगा, भद्दा लगेगा। अगर 11वें घर में शुभ ग्रह बैठे हैं, शुभ ग्रहों का संयोग है, शुभ ग्रहों का कॉम्बिनेशन है, तो मकान बाहर से देखने पर अमीरों जैसा लगेगा, सुंदर लगेगा। और अगर पापी ग्रह, अशुभ ग्रह का 11वें हमारी जन्म पत्री के 11वें ग्रह से संबंध है तो हमारा मकान देखने में भद्दा लगेगा और गरीबों जैसा लगेगा। 11वां जन्म पत्री का 11वां खाना हमारे मकान की पश्चिमी दीवार का कारक होता है। हमारे मकान की पश्चिमी दीवार कैसी होगी, इस भाव का भी हमारा 11वां घर प्रदर्शित करता है। अब साथियों, 12वें घर हमारी जन्म पत्री का 12वां घर क्या प्रदर्शित करता है। हमारी जन्म पत्री का 12वां घर क्या प्रदर्शित करता है कि हमारा मकान कैसा होगा। मकान के अंदर 12वां घर हमारे
जन्म पत्रिका हमारे मकान की ये दशा प्रदर्शित करता है कि हम मकान के अंदर घर में कितनी रौनक होगी, मकान कितनी रौनक लिए होगा, वो खुशी से बसा हुआ घर होगा या वीरान स्थान जैसा, वीराने जैसा दिखेगा। यानी जन्म पत्रिका, हमारी जन्म पत्रिका 12वां घर हमारे मकान को ये प्रदर्शित करता है कि हमारे मकान के अंदर घर में कितनी रौनक होगी, हमारे मकान के अंदर रौनक कितनी होगी और वो खुशी से बसा हुआ घर होगा। 12वां घर जन्म पत्रिका ये प्रदर्शित करता है वो खुशी से बसा हुआ घर होगा या उसमें रौनक कितनी होगी। अगर वो अशुभ है, वहां पे 12वां घर पापी है, तो हमारा मकान वीरान स्थान जैसा लगेगा, सुनसान लगेगा। 12वां घर दक्षिण और पूर्व दिशा को प्रदर्शित करता है। साथियों, दक्षिण दिशा के बारे में बहुत से विवाद है कि दक्षिण दिशा मुखी मकान हमें नहीं लेना चाहिए। इसके बारे में अनेक विद्वानों ने अनेक बातें कही है, लेकिन जिस व्यक्ति की जन्म पत्रिका के अंदर मंगल शुभ स्थिति में हो, उसको दक्षिण दिशा का मकान कभी भी अशुभ नहीं होता, शुभ फलदायी होता है। अगर जातक की जन्म पत्री में मंगल शुभ है, बलवान है, तो दक्षिण दिशा का मकान जातक के लिए शुभ होता है। कई बार हम मकान की स्थिति के बारे में जब देखते हैं तो शनि से भी मकान का बहुत गहरा संबंध है। जन्म पत्री के अंदर अगर 10वें घर में शनि हो तो उस जातक को 48 वर्ष से पूर्व मकान नहीं बनाना चाहिए, वरना भाग्य जो है बोरी बिस्तर बांधकर भग जाता है और जातक निर्धन हो जाता है, जातक के आय के स्रोत कम हो जाते हैं। अगर 10वें स्थान पर शनि बैठा है और वो जातक मकान बना लेता है 48 वर्ष से पूर्व, तो उसकी आय समाप्त हो जाती है और मकान बीच में रुक सकता है, मकान का कार्य बीच में रुक जाता है और उसके आय के स्रोत खत्म हो जाते हैं। उसका भाग्य बिस्तर बांध करके भग जाता है और पत्नी का स्वास्थ्य खराब हो जाता है, पत्नी बीमार रहने लग जाती है। इसलिए 10वें घर के शनि वाले को मकान 48 वर्ष के उपरांत ही बनाना चाहिए। इसी तरह 8वें घर में जिसके शनि होता है, उस व्यक्ति को भी मकान बनाने से पूर्व बहुत सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि 8वां घर मृत्यु का घर है। वहां पे मकान बनाने से पर किसी भी कुटुंब में किसी की भी मौत हो सकती है और 8वां घर का शनि जन्म पत्री पे होने पर, मकान बनाने पर किसी रिश्तेदार हमारे कुटुंब में किसी व्यक्ति की मौत हो सकती है। चौथे घर के व्यक्ति अगर उसके पिता से या दादा से कोई संपत्ति मिली है और चौथे घर में किसी जातक की जन्म पत्री में शनि है, तो उस व्यक्ति को कभी भी जो है अपने पैसे से मकान नहीं बनाना चाहिए, प्रत्यक्ष संपत्ति पर मकान नहीं बनाना चाहिए। अगर चौथे घर के शनि वाला अपनी प्रत्यक्ष संपत्ति पर मकान बनाता है तो उसके पुत्र को जेल हो सकती है, उसका पुत्र गंभीर बीमारी में से पीड़ित हो सकता है, या उसका पुत्र जो है किसी झूठे आरोप में जेल भी जा सकता है। चौथे घर पे शनि होने पर हमें पेरेंटल प्रॉपर्टी पर मकान नहीं बनाना चाहिए। साथियों, तीसरे घर में अगर शुक्र हो, उस व्यक्ति का मकान भी उजड़ जाता है। अगर किसी व्यक्ति के तीसरे घर में इकल्ला है, किसी अन्य ग्रह से संबंध नहीं है, तो तीसरे घर में शुक्र है और उस पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि नहीं है और वो इकल्ला बैठा है, तो उस व्यक्ति को मकान नहीं बनाना चाहिए। तीसरे घर के शुक्र वाले जातक को जो है मकान बना लेता है तो उस मकान में रहने वाला कोई नहीं होता, वो मकान उजड़ जाता है, उसके बेटे बच्चे सभी बाहर चले जाते हैं, वो स्वयं भी बाहर चले जाता है और उस मकान में रहने वाला कोई नहीं होता। अतः तीसरे घर के शुक्र वाले को तीसरे घर जिसकी जन्म पत्री में तीसरे घर का शुक्र, उसको मकान नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि वो मकान उजड़ जाता है, उसमें रहने वाला कोई नहीं रहता। इसी तरह छठे घर में अगर आदमी का शनि हो, तो छठे घर में जब शनि होता है तो मकान बनाने पर उसके लड़की के रिश्तेदारों पर संकट आ जाता है, उसके लड़की के रिश्तेदारों पर की मौत हो सकती है, उसके लड़की के रिश्तेदारों पर कोई प्रकार का संकट आ सकता है। इसी तरह चौथे घर में अगर शनि हो और मकान बनाता है तो कई बार माता पे भी संकट देखा गया है, माता पे संकट आ जाता है या माता ननिहाल पक्ष पर कोई न कोई मौत या संकट आ जाता है।
और जिस जातक के 9वें घर में शनि हो जन्म पत्री के अंदर, उसको भी 3 मकान से ज्यादा रिहायशी मकान नहीं बनाने चाहिए। अगर 3 मकान वो रिहायशी मकान बना लेता है तो उसकी मौत का बुलावा आ जाता है। साथियों, इस तरह से हमने बताया कि हर आदमी अपनी हैसियत और अपनी कमाई, अपने धन संपदा के अनुसार अपनी वो मकान खरीदता है और वास्तु का प्रयोग करता है। आजकल पर्याप्त मात्रा में लोग वास्तु का उपयोग करते हैं, लेकिन फिर भी हमारी जन्म पत्री स्वयं की क्या प्रदर्शित करती है कि हमारे जन्म पत्री के 12 घर और 9 ग्रह क्या कॉम्बिनेशन लेके बैठे हैं, किस अवस्था में बैठे हैं। ये मैंने आपको बताया कि किस प्रकार हमारा मकान का फल होगा, किस अवस्था में हमारा मकान होगा। ये सब मैंने आपको जन्म पत्री के 12 घरों में मकान की कुंडली बना करके मकान की स्थिति को प्रदर्शित किया। साथियों, धन्यवाद। आप सप्तऋषि ज्योतिष चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ट्वीट करें और कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद।